हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 116, या फिर हम कह सकते हैं कि ये छठे चैप्टर का 23वां वीडियो है। और आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। आज हमें डिस्कस करना है ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी नामकरण की ईजेड पद्धति क्या है। बहुत ध्यान से सब बच्चे समझेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, हमें समझना है ई जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। पहले तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करो और अपनी नोटबुक पर हेडिंग लिख लो, ई जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो समझते हैं। मैं आपको कहता हूं कि मान लो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर हैं। ऑप्टिकल आइसोमर को तो छोड़ो, चलो ऑप्टिकल आइसोमर की बात नहीं कर रहे। हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। मान लो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। पता है ना आपको? तो चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं, मेरे साथ साथ लिखना, मैं समझाता भी रहूंगा, मेरे साथ साथ लिखते भी रहना। जो मैं बोलता हूँ उसे लिख लिया करो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कॉन्फ़िगरेशन को देखना, जरा यहाँ दिखाई दे रहा क्या आपको? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कॉन्फ़िगरेशन को नॉर्मली सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, या प्रदर्शित करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप। रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको सबको पता है पहले से ही कि आपके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, उन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि हमारे पास ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ कोई ग्रुप ए जुड़ा हुआ है और यहाँ बी जुड़ा हुआ है, और ए ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है और बी ग्रुप यहाँ। जबकि एक आइसोमर ऐसा है, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं एक दूसरे के। यहाँ ए है, यहाँ बी है, इस बार यहाँ ए है और यहाँ बी है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि सेम ग्रुप सेम साइड हैं, दोनों ए एक तरफ हैं, दोनों बी एक तरफ हैं। जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उसे कहते हैं सिस फॉर्म आइसोमर या सिस फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और जब सेम ग्रुप होते हैं अपोजिट साइड, देखो, तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बताओ, ये बात मैंने आपको बताई थी क्या? ये बात पहले से सिखाई थी ना मैंने आपको? तो इस बात को लिख लेते हैं, चलो। यहाँ तक एक बात तो समझ में आई आपके? एक बात ये समझ में आई कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कॉन्फ़िगरेशन को नॉर्मली सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से हम एक बात लिखते हैं, और इफ सेम ग्रुप इफ सेम ग्रुप्स सेम साइड
यदि सेम ग्रुप सेम साइड हैं तो इस तरह के आइसोमर को क्या कहते हैं हम? इस तरह के आइसोमर को कहते हैं हम सिस फॉर्म आइसोमर। यही तो बात सिखाई अभी, पहले भी सिखाई थी वैसे तो। सिस फॉर्म आइसोमर कहते हैं। अच्छा, यदि सेम ग्रुप यदि सेम ग्रुप्स कहाँ हो जाएं? अपोजिट साइड में। सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो गए तो क्या होगा? सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हुए तो क्या होगा बेटे? तो ऐसे आइसोमर को आप कहोगे ट्रांसफॉर्म यानी विपक्ष रूपी आइसोमर। देख लो, इतनी बात समझ में आ रही क्या? अभी हम जो ई जेड नॉमेनक्लेचर है उसे समझने से पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये बात भी लिख कर आनी है वहां। क्या बात लिख कर आनी है? कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कॉन्फ़िगरेशन को नॉर्मली सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं या किया जाता है। और इसका रूल ये होता है कि इफ सेम ग्रुप सेम साइड हैं तो सिस फॉर्म आइसोमर होगा, और सेम ग्रुप अपोजिट साइड हैं तो कौन सा आइसोमर होगा? ट्रांसफॉर्म आइसोमर होगा। बताओ, ये बात समझ में आती है क्या आपके? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा सोच के। मान लो मान लो मैं आपको कहूं कि हमारे पास जो ये कार्बन एटम है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इनसे जुड़े हुए ग्रुप थे इस तरह ए बी। इन ग्रुप्स की खासियत ये थी कि इसमें ये दोनों ग्रुप तो एक जैसे थे और ये दोनों ग्रुप थे एक जैसे, थी ना खासियत? और यदि मैं आपको कहूं कि मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके ऊपर ग्रुप ए जुड़ा हुआ है, यहाँ भी ए जुड़ा हुआ है और यहाँ जुड़ा हुआ है डी, तो अब भी कम से कम दो ग्रुप एक जैसे हैं, तो यहाँ भी आपको सिस और ट्रांसफॉर्म की पहचान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो मैं बताता हूँ। यहाँ भी आपको सिस और ट्रांसफॉर्म की पहचान कैसे हो जाएगी? जैसे मैं आपको कहूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर ए है, इधर बी है, इधर ए है, इधर डी है। ये दोनों एक जैसे नहीं है, पर ये दोनों एक जैसे हैं। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर ए है, इधर बी है, इधर ए है और इधर आ गया डी। अब आप केवल इन ग्रुप्स को देखोगे, इन ग्रुप्स को देखोगे, ए को, जो सेम ग्रुप हैं। तो सेम ग्रुप यदि सेम साइड हैं, सिर्फ इन्हें दो को देख रहे हम, तो सिस फॉर्म होगा हमारा आइसोमर। और सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो ये क्या होगा? ट्रांसफॉर्म। यानी ये बात पक्की है कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स केवल तभी बताए जा सकते हैं तब, कब? जब ये जो चार ग्रुप हैं, इन चारों ग्रुप में कम से कम दो ग्रुप एक जैसे हों। कम से कम दो ग्रुप क्या हों? एक जैसे। पर यदि मैं आपको कहूँ, एक एक नई प्रॉब्लम खड़ी करूँ आपके सामने, मैं कहूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ एक ग्रुप ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है, तो ये तो चारों ग्रुप अलग अलग हो गए, देख लो। कोई से भी दो ग्रुप सेम नहीं है। तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन एटम्स पर जो चार ग्रुप जुड़े हुए हैं, वे चारों के चारों ग्रुप, यदि उनमें से कोई से भी दो ग्रुप एक जैसे ना हो, कोई भी दो ग्रुप एक जैसे ना हो, तो हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का? कैसे करेंगे नोमेनक्लेचर? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना। समझ में आया आपके? समझ में आया आपके समझ में कि सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है? यहां से लिखते हैं। लेकिन यदि
डबल बॉन्ड लिख रहे ना मेरे साथ साथ। लेकिन यदि डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन एटम्स पर अटैच, यानी पर जुड़े लिख दो या अटैच लिख दो, एक ही बात है, या अटैच्ड लिख दो। लेकिन यदि डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन एटम्स पर अटैच्ड चारों ग्रुप्स में से, चारों ग्रुप्स में से, ध्यान से समझना मैं क्या लिखवाऊंगा, चारों ग्रुप्स में से कोई दो ग्रुप, कोई दो ग्रुप्स भी सेम टाइप के न हों, सेम टाइप के न हों, तो क्या होगा, न हों, अंक की बिंदी लगाओ, न हों तो ऐसे ज्योमेट्रिकल, तो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नॉमनक्लेचर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नॉमनक्लेचर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये एक सवाल हमारे दिमाग में खड़ा हुआ कि यदि आपके पास जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, उन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर जो जुड़े हुए चार ग्रुप्स हैं, उन चारों ग्रुप्स में कम से कम दो एटम या दो ग्रुप्स एक जैसे हों, तो आप उसका नोमेनक्लेचर कर दोगे, सिस ट्रांस आइसोमर्स छांट दोगे। पर यदि चारों ग्रुप्स में से कोई भी दो ग्रुप एक जैसे ना मिले आपको, तो पेंच फंस जाएगा, नहीं फंसेगा पेंच, और पेंच फंसेगा तब हमारे काम आएगी EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो आपको जो है ना भूमिका यहां से बनानी है, आपको जब एग्जाम में आंसर देना है तो पहले आप सिस ट्रांस आइसोमर्स का जिक्र करोगे, और सिस ट्रांस आइसोमर्स के जिक्र को यहाँ तक ले जाने के बाद कि सिस फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसके बाद आओगे आप असली क्वेश्चन पर, क्योंकि आपको पता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। क्वेश्चन यहाँ से आया कि लेकिन यदि डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन एटम्स पर अटैच्ड चारों ग्रुप में से कोई दो ग्रुप भी सेम टाइप के न हों, तो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो बेटे आपको ध्यान रखना है, तो ऐसी स्थिति में क्या काम आएगा, EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यहां से लिखते हैं। तो ऐसे समय पर, ऐसे समय पर या ऐसी स्थिति में या ऐसी सिचुएशन में EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर काम करता है। तो हमारा EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर तभी काम करेगा जब चारों ग्रुप्स क्या होंगे, अलग अलग तरह के होंगे। ठीक है, EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कब काम करेगा आपको पता चल गया। ठीक है, अच्छा
ये जो ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है ना, इसकी एक खासियत है कि ये जो चारों ग्रुप्स होते हैं ना, जो अलग अलग तरह के हैं, इन चारों ग्रुप्स की सीनियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है ये नोमेनक्लेचर। आपको पता है जब हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था और हमने प्रक्षेपण सूत्र के ऊपर सीनियरिटी देखी थी कि कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा सीनियर है, कौन सा जूनियर है, तो वहाँ आपको बताया था, एक रूल बताया था बहुत अच्छा, सीक्वेंस रूल में 5 पॉइंट बताए थे ना आपको। तो उन पांचों पॉइंट से ही आप सीनियरिटी देखोगे, और उन पांचों पॉइंट में 2 पॉइंट बड़े काम के हैं बस, जिनमें सबसे पहला पॉइंट जो है, 2 पॉइंट में पहला पॉइंट बता रहा मैं, वैसे दूसरा पॉइंट है कि जो सीनियरिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। परमाणु क्रमांक किसी भी एटम का जितना ज़्यादा है, वो सीनियरिटी ऑर्डर में उतना ही पहले रखा जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखते हैं, यह नॉमनक्लेचर, यह नॉमनक्लेचर, यह नॉमनक्लेचर का मतलब ईजेड सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर, चारों ग्रुप्स की, चारों ग्रुप्स की, वे चारों ग्रुप्स जो अलग अलग हैं, चारों ग्रुप्स की सीनियोरिटी, चारों ग्रुप्स की सीनियोरिटी पर डिपेंड करता है, चारों ग्रुप्स की सीनियोरिटी पर डिपेंड करता है। तो जो हमारे चारों ग्रुप्स हैं उनकी सीनियरिटी पर डिपेंड करता है ये सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और सीनियरिटी के लिए मैंने आपको एक ऑर्डर भी लिखवाया था, और 2 बातें आपको बताई थी, उनमें से मेन बात सिर्फ यही है, वैसे तो 5 रूल बताए थे सीक्वेंस रूल में, पर सबसे जो मेन बात है वो यही है कि आप सीनियरिटी उन एटम्स के एटॉमिक नंबर के बेस पर बता देना, एटॉमिक नंबर के बेस पर। ठीक है, जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक बात बताऊंगा आपको। स्क्रीनशॉट लो बेटे, जल्दी ले लिया? ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आया ना आपके, क्या बताया? यहाँ बताया मैंने आपको कि भाई पहले तो जो चल रहा था वो चल ही रहा था, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म चल रहा था, पर सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म को बताने के लिए एक शर्त है कि कम से कम चारों ग्रुप में से 2 ग्रुप एक जैसे होने चाहिए, 2 ग्रुप तो एक जैसे होने चाहिए कम से कम। और यदि 2 ग्रुप भी एक जैसे नहीं है तो फिर नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो नोमेनक्लेचर करेंगे ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से। ठीक है, और ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में जो चारों ग्रुप की सीनियरिटी है ना, उस पर डिपेंड करता है ये नोमेनक्लेचर। अब देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, इसमें एक चीज ये सीखनी है कि मान लो, जैसे मान लो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, और इधर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है ए, इधर जुड़ा हुआ है बी, इधर जुड़ा हुआ है सी, और इधर जुड़ा हुआ है डी। ठीक है, तो मैं यदि कहूं कि ए सीनियर है बी से और सी सीनियर है डी से, यदि ए और बी का कंपैरिजन करें तो ए सीनियर है बी से, सी और डी का कंपैरिजन कर रहे तो सी सीनियर है डी से, तो जो भी सीनियर ग्रुप है उसे देख लो कि इन दोनों में कौन सीनियर है, इन दोनों में कौन सीनियर है, इन दोनों में ये वाला सीनियर है, इन दोनों में ये वाला है। अभी तो हम सिर्फ समझ रहे क्यों है, उसे आगे मैं बताऊंगा आपको, वैसे तो सीक्वेंस रूल आपने पढ़ ही रखा है। यदि इस तरह आप तुलना करोगे ना, कंपैरिजन ऐसे ऐसे, और दोनों सीनियर ग्रुप एक ही तरफ रखे होंगे, तो उसे आप जेड फॉर्म कहोगे। और यदि दोनों सीनियर ग्रुप, इन दोनों में से सीनियर जो है वो तो यहाँ है, और इन दोनों में से जो सीनियर है वो यहाँ आ गया, तो सीनियर ग्रुप दोनों यदि अपोजिट साइड में चले गए तो उसे हम कहते हैं ई फॉर्म। बताओ खेल समझ में आ रहा क्या आपके? आ रहा समझ में? आ रहा ना समझ में? यहाँ आपको सीनियर ग्रुप देखने हैं दोनों का कंपैरिजन करके। यहां से लिखो, यदि दोनों सीनियर ग्रुप
यदि दोनों सीनियर ग्रुप्स सेम साइड हों, सेम साइड हों, तो ऐसे आइसोमर को क्या कहेंगे? जेड फॉर्म, जेड फॉर्म आइसोमर। क्या कहेंगे? जेड फॉर्म आइसोमर। यदि दोनों सीनियर ग्रुप सेम साइड हैं तो उसे आप कहोगे जेड फॉर्म आइसोमर। और यदि दोनों सीनियर ग्रुप्स, यदि दोनों सीनियर ग्रुप्स अपोजिट साइड हों, दोनों सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड हों, तो उसे आप क्या कहोगे? ई फॉर्म। बस इस बात को समझ लो, ई फॉर्म आइसोमर। तो इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन देखना है इसका, इस तरह आप नोमेनक्लेचर करोगे। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ और ऐड कर देता हूँ, एक चीज और ऐड कर देता हूँ, एक हेडिंग लिख लो आप, नोट। नोट में आपको एक बात और बता देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो जेड लिया गया है ना, जेड सिंबल, ये जर्मन वर्ड यानी जर्मन शब्द से लिया गया है। जर्मनी भाषा का, जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसे कहते हैं जूसामेन। जूसा मेन, ये जर्मनी वर्ड है, जर्मनी लैंग्वेज का वर्ड है जूसामेन। जूसा अजीब सा लग रहा होगा आपको कि जेड कहाँ से लिया गया है? जर्मन लैंग्वेज से, और जर्मन लैंग्वेज के जूसामेन वर्ड से ये जेड सिंबल लिया गया है। इसका मतलब पता क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है एक साथ, एक साथ। यानी दोनों सीनियर ग्रुप एक ही साइड हैं, एक ही साथ है, तो उसे आप जूसा मेन कहोगे और जेड से उसे रिप्रेजेंट करोगे। अब अगला सवाल आपके दिमाग में खड़ा हुआ होगा कि सर ई के बारे में बता दो। तो बेटे ई भी एक जर्मन लैंग्वेज का ही वर्ड है और इसका मतलब होता है एंटेगेजेन। एंटेगेजेन, एक मिनट स्पेलिंग थोड़ी सही कर दूं। एंटेगेजेन, ई एन टी, अब हुआ सही, एंटेगेजेन। एंटेगेजेन, एंटेगेजेन का मतलब होता है विपरीत, जिसे आप अपोजिट कहते हो। तो इसलिए ई जेड सिंबल ये लिए गए। और ई जेड सिंबल कहाँ से आई है? ये जर्मन लैंग्वेज से आए। ठीक है। चलो एग्जाम्पल लगाते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल लगाते हैं, चलो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लेना, मान लो, चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही लिखता हूँ इसे, वैसे तो ये समझाने के लिए है, फिर भी हम इसे लिख देते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखो, मान लो मैं कहूँ कि ए सीनियर ग्रुप है, उससे जूनियर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ये चार ग्रुप्स हैं। और साथ में मैंने आपको कहा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ आपको कहा कि ग्रुप ए जुड़ा हुआ है और यहाँ बी, और बी नहीं यहाँ जोड़ते, यहाँ जुड़ा हुआ है बी यहाँ, और यहाँ जोड़ देते हैं सी, और यहाँ जोड़ते हैं डी। ठीक है। अब मैंने क्या करा देखना, ए यहाँ जुड़ा हुआ था, सी यहाँ जुड़ा हुआ था, और इधर हमने जोड़ दिया बी,
और इधर जोड़ दिया डी। अब इन दोनों आइसोमर को देख लो ध्यान से। भाई इसे आप सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म तो कह नहीं सकते, सिस ट्रांस तो आप कह ही नहीं सकते इसे। और जब आप सिस ट्रांस नहीं कह सकते तो ए और सी में सीनियर बताओ कौन सा है। ए और सी में कौन सा सीनियर है? ए सीनियर है, तो ए के ऊपर मैंने एक सर्कल बना दिया। बी और डी में, बी और डी में कौन सीनियर है? बी है, बी के ऊपर सर्कल बना दिया। ठीक है, हम इसी तरीके से यहाँ देख लो, ए और सी में सीनियर था ए, बी और डी में सीनियर था डी, बी और डी में सीनियर था बी। ठीक है, अब बताओ, यूं बताओ दोनों सीनियर ग्रुप एक ही तरफ हैं या नहीं है? दोनों सीनियर ग्रुप एक ही तरफ हैं तो हम इसे कहेंगे कि ये है जेड फॉर्म। जब दोनों सीनियर ग्रुप सेम साइड होते हैं तो ऐसे आइसोमर को हम जेड फॉर्म आइसोमर कहते हैं। और यहाँ दोनों सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड हैं तो इसे आप कहोगे ई फॉर्म। क्या कहोगे? ई फॉर्म आइसोमर। बताओ ये चीज़ समझ रहे क्या आप? उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लगाएं। चलो इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर सेकंड, इस एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। आई बी आर सी एल एफ, सीनियरिटी बना दी 4 एटम्स की। क्लोरीन का एटॉमिक मास सबसे कम है इसलिए सबसे ज़्यादा जूनियर है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर जिसका कम होगा वो जूनियर, इसका एटॉमिक नंबर उससे ज़्यादा है, इसका उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का, इसलिए आयोडीन सबसे ज़्यादा सीनियर है। सीनियरिटी लिस्ट में आयोडीन सबसे ज़्यादा सीनियर है और इन चारों में फ्लोरीन सबसे जूनियर है। अब हम एक कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एक कंपाउंड यहाँ बनाएंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। बस आप ध्यान से देख लेना, इस पहले कंपाउंड में हमने इधर जोड़ रखा है आई और इधर जोड़ रखा है फ्लोरीन, इधर जोड़ रखा है ब्रोमीन और इधर जोड़ रखा है Cl। ठीक है, इधर यहाँ आयोडीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ है क्लोरीन। कंपैरिजन करवाओ, कंपैरिजन। बताओ आयोडीन और फ्लोरीन, आयोडीन और फ्लोरीन में कौन सीनियर है? आयोडीन सीनियर है, हमने सर्कल कर दिया। ब्रोमीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन सीनियर है? ब्रोमीन है, हमने सर्कल कर दिया। आ रहा समझ में? और इसमें देखो आयोडीन फ्लोरीन में कौन सीनियर था? आयोडीन, कर दिया सर्कल। क्लोरीन ब्रोमीन, कौन है सीनियर? ब्रोमीन। अब मुझे एक बात बता दो आप कि यहाँ दोनों सीनियर ग्रुप एक ही तरफ हैं या नहीं है? दोनों सीनियर ग्रुप जब भी एक तरफ होते हैं तो उसे हम कहते हैं जेड फॉर्म। क्या कहते हैं? जेड फॉर्म। तो ये तो हुआ हमारा जेड फॉर्म। और जब दोनों सीनियर ग्रुप क्या होते हैं? अपोजिट साइड, ये अपोजिट हैं, तो उसे हम कहते हैं ई फॉर्म। क्या कहते हैं? ई फॉर्म। तो ये है ई जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया? ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड, तीसरा एग्जांपल। तीसरे एग्जांपल में पहले ही बता देता हूँ, आई सी एल ओ एच सी डबल ओ एच, ये है। 4 ग्रुप इस्तेमाल करेंगे हम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन।
इसके ऊपर हमने जोड़े Cl ग्रुप और OH। इसके ऊपर हमने जोड़ दिया I और COOH। इसी तरीके से यहाँ हमने जोड़ा Cl और H, यहाँ जोड़ा I और यहाँ जोड़ दिया COOH। अब आप देखना ध्यान से क्या होगा। मुझे यूँ बताओ Cl और OH में कौन सीनियर है। Cl और OH में Cl सीनियर है, हमने बंद कर दिया सर्किल में। ठीक है, हमने सर्किल में बंद कर दिया। अब I और COOH, I और COOH में कौन सीनियर है, I, सर्किल में बंद कर दिया। मतलब यदि मुझे यूँ कहा जाता ना कि ये कार्बन एटम है, इधर I जुड़ा हुआ है और इधर जुड़ा हुआ है Cl, मतलब ये दोनों ही अपोजिट भी आ सकते हैं, I और Cl। तो I और Cl में I सीनियर है, तो मैं इसे सर्किल करता। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि आमने सामने वालों में कौन सा सीनियर है। इसमें बताओ Cl था सीनियर, इसमें कौन था, I था सीनियर, इन दोनों में। तो अब मुझे सोच के बताओ आप कि जब दोनों सीनियर ग्रुप एक ही तरफ हैं तो आप क्या कहोगे, जेड फॉर्म कहोगे। ये जेड फॉर्म आइसोमर है। और जब दोनों सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड आ गए तो उसे हम कहते हैं ई फॉर्म आइसोमर। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ज़रूर आया होगा EZ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बस आज हम इतनी पढ़ाई करेंगे, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।